अरे प्रिया बेटा, आज मैंने एक खास बात बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। वो तुम्हारी जयपुर वाली मौसी है ना, वो तीर्थ यात्रा पर निकली है। आज मथुरा वृंदावन के दर्शन के लिए गई है। कह रही थी दर्शन करने के बाद तेरे घर आएगी और 2 दिन वहाँ रुककर फिर अयोध्या के लिए निकल जाएगी। क्या जयपुर वाली मौसी? अरे मम्मी, मैं तो 20 सालों से उनसे मिली भी नहीं हूँ। और आपको तो पता ही है, मेरा उनके साथ 36 का आंकड़ा रहता था। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहती। मेरी बुआ की बेटी है रानी दीदी, और उनका तेरे साथ कोई 36 का आंकड़ा नहीं था। तो बचपन से ही ना 1 नंबर की कामचोर है। क्योंकि वो तुझे काम करने के लिए कहती थी, इसलिए तो उसका नाम सुनकर ही चिढ़ जाती थी। और जैसे ही तुझे पता चलता था रानी मौसी आने वाली है, तो दाएं बाएं हो जाती थी। बेटा, अब तो इतने साल हो गए हैं, तेरी शादी हो गई है, तू 2 बच्चों की माँ बन गई। कम से कम अब तो ये बचकानी बातें करना बंद कर दे। अरे मम्मी, आपको क्या जरूरत थी ये बताने की कि मेरी शादी मथुरा में हुई है? अब वो बिना बात 2 दिन के लिए मेरे घर आएंगी और काम करवा करवा के मेरी जान ले लेंगी। बेशक 20 साल हो गए हैं उनसे मिले, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है वो कैसे दिन भर मुझे टॉर्चर करती थी। कभी कहती थी सर में तेल लगा दे, तो कभी कहती पैरों की मालिश कर दे, और कुछ नहीं तो पकड़कर अपना सर दबवाती रहती थी। बेटा, बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करते। अरे कुछ खुश नसीब लोगों को ही बड़े बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। अब मैंने उन्हें तेरे घर का एड्रेस दे दिया है, 2 दिन की बात है, संभाल लेना। अरे मम्मी, लेकिन अच्छा ठीक है, संभाल लूंगी। प्रिया ने माँ लक्ष्मी को रानी मौसी के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन मन ही मन वो अभी भी उन्हें अपने ससुराल बुलाने के लिए तैयार नहीं थी। क्या करूं मैं? क्या जुगाड़ लगाऊं जिससे मौसी जी के टॉर्चर से बच जाऊं? मम्मी भी ना मुझसे पूछे बिना ही मुझे मुसीबत में फंसा देती है। अब मैं यहाँ अपने बच्चों को देखूं या मौसी जी की सेवा करूं? इस घर में पहले से ही कम काम है क्या, जो एक मुसीबत और चली आ रही है जयपुर से? प्रिया कुछ देर तक मौसी जी से बचने के आइडियाज सोचती रहती है और कुछ सोचने के बाद अपनी देवरानी प्रीति के पास जाती है। प्रीति, तुम्हें याद है ना मेरी वो कांजीवरम साड़ी जो मैं कर्नाटक से लेकर आई थी? हाँ भाभी, उस साड़ी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे 5 साल हो गए, लेकिन उसकी जैसी साड़ी मुझे बाजार में कहीं नहीं मिली। ढूंढ ढूंढ कर थक गई मैं तो। सच्ची हाँ, आपकी वो साड़ी बहुत सुंदर है। अगर वो साड़ी तुम्हें मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भाभी? अब बताओ ना, पर ये कैसे होगा? मैं तुम्हें अपनी साड़ी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। ऐसा कौन सा काम है भाभी, जिसके बदले आप मुझे अपनी 12,000 की साड़ी देने के लिए तैयार हो गई? अरे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस छोटा सा काम है। देखो, जयपुर से ना कल मेरी एक मौसी आ रही है। दरअसल बचपन में मेरी मौसी के साथ कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उनके सामने जाऊं या उन्हें फेस करूं। बस तुम्हें इतना करना है कि जब मौसी जी आए तो तुम्हें उनके सामने प्रिया बनकर रहना है। लेकिन भाभी, अगर वो आपकी मौसी है तो क्या मुझे देखकर पहचान नहीं लेंगी कि मैं प्रिया नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। दरअसल उन्होंने मुझे पिछले 20 साल से देखा ही नहीं है। वो मेरी शादी में भी नहीं आई थी, और शादी के बाद इन 10 सालों में भी मैं उनसे कभी नहीं मिली। अपनी शादी के 10 साल पहले उनके बेटे की शादी में वो आखिरी बार मुझसे मिली थी। अब तक तो मेरा चेहरा भी भूल गई होंगी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे देखा था मैं 15 साल की बच्ची थी। सोच लो भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पकड़े जाए, क्योंकि जितना आसान दिखाई दे रहा है ये काम, मुझे उतना आसान लगता नहीं है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं कहीं जाने वाली थोड़ी ना हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहने वाली हूँ। उन 2 दिनों के लिए तुम मेरी जेठानी प्रिया और मैं तुम्हारी देवरानी प्रीति। सोच लो, इस सौदे में तुम्हारा ही फायदा है, नुकसान तो कोई नहीं। ठीक है भाभी, लेकिन बाद में अगर आप अपने वादे से पीछे हट गई तो? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, तुम ये साड़ी पहले ही रख लो। अब तो खुश हो ना? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं अपने वादे से मुकरने वाली नहीं हूँ। जेठानी के हाथों में अपनी मनपसंद चमचमाती साड़ी देखकर प्रीति उसकी बातों में आ जाती है और रानी मौसी के सामने प्रिया बनने के लिए राजी हो जाती है। 2 दिन बाद मौसी जी प्रिया से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नमस्ते नमस्ते, खुश रह बेटा। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई। तू ही प्रिया है क्या? तुझे देखे काफ़ी समय हो गया ना, इसलिए पहचान ही नहीं पा रही हूँ। वैसे भी अब उम्र भी तो हो गई है। हाँ मौसी जी, मैं ही आपकी प्रिया हूँ, और इनसे मिलिए, ये है मेरी देवरानी प्रीति।
भाभी, आप भी मौसी जी की पैर छूकर उन्हें प्रणाम करो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नमस्ते मौसी जी। खुश रहो बेटा। लेकिन एक बात बता, तू अपनी देवरानी को भाभी कहती है? ये कहाँ का रिवाज है? अरे मौसी जी, वो बात ये है ना कि मेरी देवरानी की शादी मुझसे पहले हो गई थी, तो मैं शुरू से ही इन्हें भाभी कहती हूँ। मेरे मुंह से प्रीति निकलता ही नहीं है। अरे बेटा, शादी पहले हुई हो या बाद में, देवरानी तो देवरानी होती है, उसे भाभी थोड़ी ना कहा जाता है। इसका नाम लेकर बुलाया कर। जी जी मौसी जी। अच्छा ऐसा कर, तुझे तो याद होगा ही ना मुझे कैसी चाय पसंद थी। बस मेरी पसंद की बढ़िया सी चाय बना ला। और सुन, साथ में नाश्ते में भी कुछ अच्छा सा बना लाना। ज़रूर। मौसी जी आप बैठिए ना, मैं अब भी आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। रसोई में जाने के बाद, अरे प्रीति, तुम क्या मौसी के सामने मुझे भाभी भाभी कर रही थी? तुम मेरा भांडा मत फोड़ देना। अरे यार, बस 2 दिन की बात है, अच्छे से याद कर लो। मेरा नाम प्रीति है और तुम्हारा नाम प्रिया है। हाँ भाभी, हाँ, अब से याद रखूंगी कि मेरा नाम प्रिया है और आप मेरी देवरानी प्रीति हो। थोड़ी देर बाद, अरे प्रिया बेटा। जी मौसी जी। है? मैंने तो प्रिया को आवाज लगाई थी। प्रीति, तू यहाँ क्या करने आ गई? अपना नाम भूल गई है क्या? अरे नहीं नहीं मौसी जी, वो बात नहीं है। प्रीति भाभी किचन में बिजी थी ना, तो मैं चली आई। आप बताइए ना, क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है। मुझे अभी अभी याद आया कि बचपन में तो प्रिया की नाक बड़ी तोते की तरह थी। ये अचानक से इसका नाक नक्शा कैसे बदल गया? और रंग भी इतना साफ नहीं था जितना आप दिखाई दे रहा है। सही बताओ तो मैं एक बार को तो धोखा ही खा गई कि कहीं मैं किसी और प्रिया के घर तो नहीं पहुंच गई। अरे नहीं नहीं मौसी जी, वो कहते हैं ना, शादी के बाद थोड़ा रंग रूप बदल जाता है। हो सकता है प्रिया भाभी को भी ससुराल का पानी और जेठ जी का प्यार लग गया हो, जिससे उनका रंग रूप बिल्कुल बदल गया। बात तेरी ठीक है। अच्छा, चाय बन गई हो तो प्रिया को जरा मेरे पास भेज। जी मौसी जी, अभी भेजती हूँ। अरे ये मौसी जी तो बड़ी तेज दिमाग है। इन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि तुम प्रिया नहीं हो। अभी मुझसे कह रही थी प्रिया का रंग तो एकदम बदल गया, पहले तो इतनी गोरी चिट्टी नहीं थी। फिर आपने क्या कहा भाभी? अरे कहना क्या था, मैंने बोल दिया शादी के बाद ससुराल का रंग चढ़ गया है, और क्या। और वो मान भी गई। अरे मानेगी कैसे नहीं, उम्र के साथ ना याददाश्त भी थोड़ी ढीली पड़ जाती है। और उन्हें कहाँ इतना साफ साफ याद होगा कि 20 साल पहले मैं कैसी लगती थी। अच्छा तू ना चाय बनाकर मौसी जी के पास चली जाना, वो तुझे बुला रही हैं। अच्छा ठीक है। मौसी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, वो मैं ना कई दिन से तीर्थ यात्रा पर निकली हूँ, तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। तो ज़रा मेरी साड़ियाँ, ब्लाउज, इन सबको बढ़िया से धोकर एकदम कड़क आयरन करके मुझे दे दे। फिर परसों मुझे निकलना भी है ना। ठीक है मौसी जी, लाइए मैं कर देती हूँ। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। प्रिया बेटा, मेरी सारी साड़ियाँ ना मलमल कॉटन की है। इन्हें मशीन में मत धोना, हाथ से ही धोना बेटा, नहीं तो इनका सारा प्रिंट खराब हो जाता है। कोई बात नहीं मौसी जी, आप दे दीजिए, मैं हाथ से ही धो दूंगी और बढ़िया आयरन करके आपको शाम तक लौटा दूंगी। प्रीति कपड़े धोने के लिए हामी भरती है कि मौसी जी साड़ियों की गठरी प्रीति के सामने रख देती है। ये सारी साड़ियाँ मैली है, ले जा सबको धुल देना। हाँ बेचारी प्रीति मौसी जी की साड़ियों का गट्ठर उठा कर ले जाती है और रगड़ रगड़ कर धोने के बाद प्रेस करके उन्हें लौटा देती है। प्रिया बेटा, अरे प्रिया बेटा कहाँ रह गई? अरे अब क्या हो गया, अभी तो मौसी जी को खाना खिलाकर आई हूँ, फिर प्रिया प्रिया क्यों चिल्ला रही है। प्रीति मौसी जी के कमरे में जाती है। क्या हो गया मौसी जी, आप मुझे आवाज़ लगा रही थी? हाँ बेटा, मेरे पैरों में ना बड़ा दर्द है, तू ज़रा सरसों का तेल लगाकर बढ़िया से मालिश कर दे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है मौसी जी, आप लेट जाइए, मैं मालिश कर देती हूँ। आधे घंटे तक जी भर के प्रीति से अपने पैर दबाने के बाद, बेटा सरसों का तेल थोड़ा बालों में भी लगा दे, कई दिन से बाल में तेल ही नहीं लगा। प्रीति तेल लेकर मौसी जी के बालों में लगाने लगती है। अरे बेटा थोड़ा अच्छे से मालिश कर, तेल बालों की जड़ों तक पहुंचना चाहिए। आराम नहीं मिल रहा है ज़रा भी, थोड़ा रगड़ रगड़ कर मालिश कर। और हाँ बेटा, थोड़ा सर भी दबा दे। हाँ अब ठीक है। एक बात बताओ,
तुझे बालों में तेल लगाना 20 साल पहले भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता। तभी तो तेरे बाल ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल झाड़ू जैसे। अरे कभी तेल लगा लिया कर इनमें। जी मौसी जी, लगाया करूँगी। अच्छा बेटा, मुझे ना रात में थोड़ा देर से सोने की आदत है। और क्या है ना, उम्र के साथ नींद थोड़ी कम हो जाती है। बस सोते समय ना मुझे 1 कप गुनगुना पानी दे देना। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ लगा लेना मौसी जी, मैं आ जाऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। बस एक बात बताऊं, शादी के बाद बहुत बदलाव आ गया है तेरे अंदर। शक्ल सूरत में ही नहीं, सीरत में भी बदलाव आया है। पहले तो छोटे छोटे काम करने के लिए चिड़चिड़ करती रहती थी, और अब देखो कैसे खुश होकर मेरे सारे काम कर रही है। घर गृहस्थी चीज़ ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को सुधार देती है। अच्छा, तू और तेरी देवरानी यहाँ अकेले ही रहते हो? सास नहीं रहती तुम्हारे साथ? मौसी जी, मेरी सासू माँ यहीं रहती है, उनके भतीजी की शादी है ना, इसलिए घर के बाकी सदस्यों के साथ वहाँ गई हैं। अगले दिन सुबह प्रिया की सास मौसम। प्रिया बेटा, ये दरवाजा खुला क्यों छोड़ रखा है ऐसे? मम्मी जी आप, प्रणाम। नमस्ते बहन जी, मुझे बंद दरवाजे में घुटन होती है ना, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है। अरे समधन जी, ये प्रीति को प्रिया क्यों कह रही हैं आप? क्या? मम्मी जी आप अंदर आइए ना मेरे साथ। मम्मी जी, ये मेरी मौसी है, इनको भूलने की बीमारी है, बार बार प्रिया कर प्रीति में कंफ्यूज हो रही है। आप बस इनके सामने ना हाँ हाँ करती जाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं तो अपनी साड़ी लेने आई थी, वो यहीं छूट गई थी। तुम मौसी का ध्यान रखना, मुझे तो अभी जाना होगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं हूँ ना यहाँ। माफ़ कीजिएगा बहन जी, मेरे मायके में शादी है, इसलिए आपको समय नहीं दे पाऊंगी। आप कोशिश करिएगा कि एक बार फिर हमें सेवा का मौका दे। प्रीति। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। बेटा, बहन जी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं करना। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। अरे बड़ा सुर से सुर मिलाकर बात करती हो दोनों। प्रिया की सास रानी मौसी से क्षमा मांगकर वापस अपने भाई के घर लौट जाती है। अच्छा बेटा, आज कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दे। हाँ भाभी, आपको तो पता होगा ना मौसी जी की पसंद के बारे में, बस वही बना दो आज। अरे प्रीति, तू तो चुप ही रह, मुझे जो खाना होगा मैं खुद बता दूंगी अपनी प्रिया को। सुन बेटा, आज ना खीर पूरी पनीर की सब्जी और रायता बना ले, पर पहले ना मुझे 1 कप चाय देकर जाना। ठीक है मौसी जी। थोड़ी देर बाद प्रीति चाय का कप लेकर मौसी जी को देने आती है। बेटा प्रिया, एक बात कहूँ तुझसे, तेरी देवरानी ना 1 नंबर की कामचोर है। अरे पूरा दिन पता नहीं क्यों छिप छिप कर मुझे देखती रहती है। यह नहीं कि जेठानी की काम में थोड़ी मदद ही करा दे। तू कुछ कहती नहीं क्या उसे? छोड़िए ना मौसी जी, भाभी को किचन के कामों की खास आदत नहीं है। अरे तू फिर उसे भाभी बोली? ये देवरानी है तेरी, छोटी बहन मानते हैं देवरानी को, और इसने भाभी बना रखी है। पता नहीं ये आजकल की लड़कियां भी ना। पूरे 2 दिनों तक प्रीति को अपने इशारों पर नचाने के बाद आखिर में आज रानी मौसी वापस अपने घर लौट रही थी। प्रिया बेटा, वैसे तो मैं यहाँ पर बस तुझसे मिलने के लिए चली आई थी, लेकिन जिस तरह से तूने मेरी दिन रात दौड़ दौड़ कर सेवा की है ना बेटा, मेरा दिल खुश हो गया। सच्ची बताऊँ, इतनी सेवा तो मेरी सगी बेटी और बहू भी नहीं करते। उन्हें भी एक से दूसरी बार किसी काम के लिए बोल दो ना तो उनके माथे पर बल पड़ जाते हैं। लेकिन बेटा, तूने तो मेरी किसी बात पर मुंह नहीं बनाया। दिन रात जी मौसी करके मेरे आगे पीछे घूमती रही। मेरा दिल खुश हो गया बेटा। भगवान तुझे खूब खुश रखे, लंबी उम्र दे, सदा सुहागन रहो, पूतो फलो। अच्छा बेटा, अब सेवा का मेवा मिलने का समय आ गया है। मैं तुझे तेरे सेवा भाव के लिए इनाम देना चाहती हूँ। इनाम? कैसा इनाम मौसी जी? मैंने किसी इनाम के लालच में ये सब थोड़ी ना किया है। आप मेरी मौसी है, माँ के समान, बस यही सोचकर मैंने आपकी सेवा की। हाँ बेटा, मैं भी तो तुझे अपनी बेटी समझकर ही ये दे रही हूँ। ये ले बेटा, ये मेरी सोने की चेन आज से तेरी हुई। इसे तू मौसी का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखना बेटा। हम बुजुर्ग आज है कल नहीं, हमारा क्या ठिकाना, लेकिन मेरी ये चैन तुझे हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी।
सही कहा ना बेटा। अरे मौसी जी, सोने की चेन आप इसे कैसे दे सकती हैं? क्यों? ऐसा नहीं दूंगी तो क्या तुझे दूंगी? हट बीच में से। ये चेन आप अपनी भांजी के लिए लाई है ना, तो मुझे दीजिए। असली प्रिया ये नहीं, मैं हूँ। मैं तो वैसे ही आपके साथ मजाक कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी देवरानी को प्रिया बनाकर आपके सामने खड़ा कर दिया था। अच्छा जी, सेवा करने की बारी आई तो देवरानी को प्रिया बनाकर खड़ा कर दिया, और जब मेवा मिलने की बारी आई तो हाथ फैलाकर सामने तू खड़ी हो गई। झूठ बोलती है, झूठी कहीं की। अरे मौसी जी, आप अपनी प्रिया को नहीं पहचान पा रही हो? मैं ही आपकी प्रिया हूँ। मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप मुझे पहचान पाओगी या नहीं। अगर अब आपने ये चेन प्रीति के हाथ में दे दी ना, तो मैं सच में आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे चुप कर ड्रामेबाज, तू क्या मेरी परीक्षा लेगी? मैं तो तुझे एक नज़र में देखकर ही पहचान गई थी कि तू प्रिया है और यह प्रीति है। लेकिन मैं भी देखना चाह रही थी कि आखिर ये नाटक तुम लोग कितनी देर तक कर पाओगे। लेकिन नाटक में मुझे ये समझ में आया कि ये बच्ची प्रीति है बहुत नेक और दिल की सच्ची। बेशक पहचान इसकी झूठी है, लेकिन नीयत बिल्कुल सच्ची। इसीलिए सोने की चेन तो अब मैं इसे ही दूंगी। क्या मौसी जी, आपको सच में पहले से ही पता था मैं ही प्रिया हूँ? और नहीं तो क्या। अरे तेरी माँ ने पहले ही मुझे तेरी तस्वीर भेज दी थी, और घर में घुसते ही मैंने तुझे पहचान भी लिया था। आई बड़ी मौसी को बेवकूफ़ बनाने वाली। मौसी की बात सुनकर प्रिया और प्रीति के चेहरे सफेद पड़ गए थे। कुल मिलाकर इस पूरे खेल में सबसे बड़ी खिलाड़ी तो मौसी जी ही निकली थी, जिन्होंने आखिरी गेंद पर प्रिया और प्रीति दोनों को आउट कर दिया था। इस खेल में हारने के बाद भी प्रीति के हाथ लग गई थी एक सोने की चेन और कांजीवरम साड़ी, और बेचारी प्रिया के हाथ आया था ठेंगा। जहाँ प्रीति अपनी साड़ी और चेन देखकर फूली नहीं समा रही थी, वहीं प्रिया अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। ये भी कोई चाय है? अरे शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक चाय बनाना नहीं सीखी। पता नहीं क्या बुरे कर्म किए थे मैंने जो ऐसी बहू गले पड़ गई मेरे। अरे माँ जी, चाय तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपको पसंद है, और सुबह से ये आपकी चौथी चाय है। पहली वाली 3 चाय भी तो मैंने ही बनाई थी, ऐसी ही तो बनाई थी। अच्छा, तो अब तू मेरे खाने पीने पर भी नजर रख रही है। तभी मैं कहूँ दिन प्रतिदिन मैं पतली क्यों होती जा रही हूँ। जरूर तेरी ही नजर लगती होगी मुझे। माँ जी, मैं क्यों आपको नजर लगाने लगी भला? और आप तो ऐसी हैं कि डायन भी अगर आप पे नजर डालेगी तो वही बीमार हो जाएगी। क्या कहा है? तू मुझे डायन कह रही है? क्या संस्कार दिए है तेरे माँ बाप ने तुझे? तेरी परवरिश में ही झलकता है। देखिए माँ जी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन माता पिता को बीच में मत लाइए, वरना क्या है? वरना क्या कर लेगी तू? माँ बाप पे मत जाओ। अरे तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है हमें? 2 जोड़ी कपड़े में भेज दी अपनी ये बेवकूफ सी बेटी, जिसे ना कुछ आता है और ना ही किसी बात की समझ है। पिछले 4 सालों से यही बेवकूफ लड़की आपका ध्यान रखती आई है माँ जी। फिर भी जब देखो आप मुझे ताने मारती रहती है, सुनाती रहती है। आपको परेशानी क्या है मुझसे? हाँ, मानती हूँ मेरे माता पिता ने आपको दहेज नहीं दिया, लेकिन उसका बदला आप सालों से मुझसे लेती आई हैं। ज्यादा मुंह मत चला, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। जा दूसरी चाय बना कर ले आ। अभी तो आप कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता, तो अब क्यों मेरे हाथ की चाय पीनी है आपको? बस यही आता है तुझे जवाब देना। अब जाकर बना चाय, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ, अभी बना देती हूँ, और मेरे पास चारा भी क्या है इसके अलावा। सविता की 4 साल की शादी में कावेरी ने उसे 4000 ताने मारे होंगे, लेकिन सविता हर बार यही सोचकर मान जाती कि कभी ना कभी उसकी सास को इस बात का एहसास हो ही जाएगा। लेकिन शायद सविता का अनुमान गलत था। कावेरी की बदतमीजियां और ताने दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? यूं इस तरह खाने की थाली कोई फेंकता है भला? हाँ, अब तू भी अपनी पत्नी का गुलाम बन जा। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद बेटे भी पड़ोसी बन जाते हैं। तेरे पिताजी होते तो मेरे साथ यूं नहीं होने देते। अरे पर आपने खाने की थाली फेंकी क्यों? अब क्या परेशानी हो गई आपको? तुझे पता है कि मुझे ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं, फिर क्यों यह मिर्ची का तड़का लगाया इस दाल में? अरे माँ जी, दाल बिल्कुल फीकी है, कहाँ मैंने कुछ तीखा डाला है इसमें। आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। देखा तेरे सामने मुझे ये ऐसे जवाब दे रही है, तो तेरे पीछे मुझे क्या कहती होगी? अरे माँ, सविता सही कह रही है, दाल बिल्कुल फीकी है। तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे।
बेटे बहू का ये अत्याचार मैं कब तक सहन कर पाऊंगी। हे भगवान उठा ले मुझे। भगवान भी आपसे डरते हैं, इसलिए वो भी नहीं बुला रहे हैं आपको अपने पास। क्या कहा? भगवान का बुलावा आया है। मेरा मतलब है दरवाजे पे कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। देखा देखा आकाश, पूरा दिन ये मुझे यूं ही ताने मारती रहती है, भला बुरा कहती रहती है, फिर भी मैं बेचारी उसे कुछ नहीं कहती। अरे माँ, सविता आपको कुछ नहीं कह रही। आप तो उसे कितने ताने मारती हैं, हर वक्त खरी खोटी सुनाती रहती है। आपको थोड़ा समझना चाहिए माँ। आपने मेरे माता पिता को चिट्ठी लिखी थी माँ जी? हाँ लिखी थी, तो क्या? लेकिन क्यों? मैंने कहा था ना, मुझे जो कहना है कह लीजिए, मेरे माता पिता को इन सब में बीच में मत लाइए। अब तू ऐसी हरकतें करेगी तो तेरे माता पिता को तो तेरी शिकायत करनी ही पड़ेगी ना। आप मुझे पूरा दिन सुनाती रहती हैं, वो काफी नहीं था जो आपने मेरे माता पिता को भी परेशान कर दिया। मेरे पापा दिल के मरीज हैं, आप उन्हें इन सब में मत घसीटिए माँ जी। हाय, इसकी जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चलती है। देखा बेटा तूने? माँ अब बस बहुत हो गया, आज तो आपने हद ही पार कर दी। आपने क्यों सविता के माता पिता को ये सब कहा? उन्हें कितनी चिंता हो रही होगी इन सब बातों की वजह से। ये आपने बहुत गलत किया है। अगर मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई ना माँ जी, तो इस बार मैं सच कहती हूँ, पुलिस में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दूंगी। और इस बार मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग समझिएगा। सविता ने कावेरी को आखिरी चेतावनी दी थी, लेकिन कावेरी कहाँ इतनी आसानी से मानने वाली थी। उसने अपनी हरकतें करना छोड़ा नहीं और कुछ दिनों बाद सविता के माता पिता को दूसरी बार एक चिट्ठी लिख दी और उसमें उनसे दहेज की मांग की, जिससे सविता ने कावेरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। हाय, अब यही दिन देखना बाकी था। ये देखो मेरी बहू मुझे पुलिस स्टेशन ले आई है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे। मैडम ये देखिए, ये चिट्ठी इन्होंने मेरे माता पिता को लिखी, टॉर्चर किया है दहेज के लिए। इतना ही नहीं, मुझे भी रोज ताने मारती आई है ये 4 साल से। ये गला फाड़ कर रोना बंद कर, समझी? अभी जेल में डालकर 2 डंडे मारूंगी ना तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तो तुम्हारी बहू ने सिर्फ तुम्हें वार्निंग देने को कहा है, लेकिन आज के बाद अगर इनकी फिर से शिकायत आई ना तो समझ लेना जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी तुम्हें। और तुम्हारा वकील कहाँ है? अभी तक आया नहीं? जब तक वो बेल के पेपर्स नहीं लाता तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप आइए आराम से, मैं चलती हूँ। याद रहेगा ना कि अब से आपको क्या नहीं करना। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहू। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, आप आराम से पुलिस स्टेशन की हवा खाकर आइए, ठीक है? बाय। ये मुआ वकील अभी तक आया क्यों नहीं? इस सविता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे खिलाफ शिकायत की है इसने। मैंने भी इसे मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी कावेरी नहीं। आ गया मैं। अरे मुँह कहाँ रह गया था? मर गया था क्या कहीं? इतनी देर लगती है क्या आने में? अरे चुप कर जा, कितनी देर से देख रही हूँ चपड़ चपड़ किए जा रही हूँ। अंदर जाना है क्या फिर से? अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने कहा कुछ कहा। आप ये पेपर्स देखिए ना। सविता के कहने पर पुलिस वालों ने कावेरी को वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन उससे ये भी कहा कि अगर सविता ने दोबारा शिकायत की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। हालांकि कावेरी पर बहू के टॉर्चर का केस तो कोर्ट में दर्ज हो चुका था। अरे माँ जी कहाँ जा रही हो? मेरे पैसे तो दे दीजिए। अरे ये ले तेरे पैसे, रख तेरे पास। मेरी बहू के चक्कर में तेरी अच्छी खासी कमाई हो रही है, हैं? अरे माँ जी इतनी तकलीफ है तो अपनी दूसरी बहू वकील ढूंढ लो ना, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और तुम्हारा केस भी लड़ती रहेगी। अरे वाह, आज पहली बार तूने कोई अकल की बात की है। मुझे ये ले 10 रुपये ज्यादा रख, चॉकलेट खा लेना। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। ऐसा मैंने क्या बोल दिया? श्याम कुमार का मजाक में दिया हुआ आइडिया कावेरी को पसंद आ गया था। अब उसे तलाश थी अपनी छोटी बहू की जो एक वकील हो। अरे अनुज, तू कब आ रहा है? तेरे बिना तेरी माँ का क्या हाल कर दिया है, तुझे क्या बताऊं। अरे माँ मैं बस आने ही वाला हूँ, मेरी जॉब भी अब शिफ्ट हो गई है लखनऊ में। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अरे आजा आजा, मैं यहाँ ना तुझे किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अच्छा किससे माँ? वो तो तुझे यहाँ आने के बाद ही बताऊंगी, बस तू आ जा बेटा। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही आ रहा हूँ।
कावेरी ने अनुज के लिए एक लड़की पसंद कर ली थी जो कि एक वकील थी। उसका इरादा साफ था कि सविता के सामने एक मजबूत प्यादा रखना चाहती थी जिसकी मदद से वो सविता को टॉर्चर कर सके। इसलिए उसने रिया को पसंद किया था जो पेशे से एक वकील थी। हाँ हाँ, मैंने उसके पिताजी से बात कर ली है और आपके बारे में कह दिया है कि इससे बुरी डायन नहीं मिलेगी। क्या कह रहा है मुए तू? अरे मेरा मतलब है इससे अच्छी इंसान नहीं मिलेगी आपको। आपकी बहुत तारीफ की है मैंने। हाँ, आज अनुज भी आ रहा है। बस ये रिया हमारे घर की बहू बन जाए, उसके बाद इस सविता को कैसा मजा चखाती हूँ, देखते जाना तुम। लेकिन एक वकील की आपकी बहू बनने से आप अपनी बड़ी बहू को मजा कैसे चखाएंगी? अरे मुँह तू बस अपना काम कर, जिसके तुझे पैसे दे रही हूँ। बाकी जो तेरे पास है नहीं ना, उसे चलाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में पंखा है माँ जी, मैं क्यों ना चलाऊं? अरे चल फोन रख मुँह। कावेरी ने सविता के खिलाफ रिया को चुना था जो पेशे से एक वकील थी। वो चाहती थी कि रिया अगर उसकी साइड रहेगी तो सविता को परेशान करना आसान होगा। इसलिए कावेरी ने रिया और अपने छोटे बेटे अनुज की शादी करवा दी। अरे बड़ी बहू, जरा आरती की थाली ले आना, मैं आरती उतार लूं अपनी चांद सी बहू की। इतने प्यार से तो आज तक कभी मुझे नहीं बुलाया। आज सूरज कहाँ से निकला है? अरे बड़ी बहू, क्या हुआ, तू गई नहीं? हाँ माँ जी, लाती हूँ ना। अरे मेरी दुआ है कि मेरी दोनों बहुएं सदा खुश रहे, और हम बुजुर्गों को क्या चाहिए भला। माँ जी, आप कितनी भोली है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपकी जैसी सास मिली। भोली और ये, इन्हें देखकर तो भूत भी अपना रास्ता बदल देते। ये कहाँ से भोली लग रही इसे? अरे बेटा, मैं तो ऐसी ही हूँ। किसी की बुराई करना, ताने मारना, ये सब तो मुझे आता ही नहीं। मैं तो कभी सपने में भी किसी को अपशब्द नहीं कहती। क्या हुआ भाभी? नहीं कुछ नहीं, कुछ बात हजम नहीं हो रही थी ना, इसलिए। क्या? अब मेरा मतलब है कि शादी का खाना हजम नहीं हो रहा ना, भारी था, तो बस इसलिए ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाकर। अच्छा अच्छा। तुम ये सब बातें छोड़ो छोटी बहू, तुम आओ घर में। बड़ी बहू तुम भी आओ, अभी तो मजा आने वाला है। अब मेरा मतलब है कि अब जिठानी देवरानी हो गई हो ना दोनों, तो मजा तो आएगा ही साथ रहने में तुम दोनों को। आखिर माँ जी के मन में चल क्या रहा है? ये जहर से शहद क्यों बन गई? कावेरी रिया के सामने एक अच्छी सास का चेहरा लेकर घूम रही थी, जिससे रिया हमेशा उसकी बातों पे भरोसा करती रहे और उसे वक्त आने पर सविता के खिलाफ उपयोग में लाया जा सके। ये कैसा खाना बनाया है तुमने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ले जाओ इसे। आप ही ने तो कहा था आपको तीखा खाना पसंद नहीं, इसीलिए तो फीका खाना बनाया है आपके लिए। पर ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जाओ दूसरा बना कर ले आओ मेरे लिए। अब देखिए, मैंने बना लिया है खाना, तो आपको तो खाना ही पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, तुम जो दोगी मैं खा लूंगी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ? मैं खा लेती हूँ ना। तुम जाओ, मेरे लिए पानी ले आओ बस। इन्हें हो क्या क्या है? अब ठीक है, लाती हूँ पानी। माँ जी 1 मिनट, आपको ये पसंद नहीं ना? मैं आपके लिए दूसरा कुछ बना लाती हूँ, दीजिए मुझे। अरे नहीं 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 बहू, मुझे तो जो मिले मैं वो खा लेती हूँ, तू तकलीफ मत कर। ऐसे कैसे माँ जी? आपको ये खाने का मन नहीं है तो मत खाइए, मैं आपके लिए कुछ और बना लाती हूँ। मैंने देखा भाभी ने आपको मना कर दिया, लेकिन आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। तू तो सोना है बहू, सोना। हमेशा खुश रह बेटा। मैं अभी आती हूँ। अरे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं कैसे सविता को लाइन पर लाती हूँ। मुझ पर केस किया है ना, अब एक केस मैं भी करूँगी और उसकी गवाह होगी मेरी छोटी बहू, और उसका केस भी लड़ेगी रिया जो खुद एक वकील है। कावेरी हर वक्त ये ध्यान रखती कि रिया को यही लगना चाहिए कि सविता कावेरी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, और इसलिए कावेरी का प्लान हमेशा तैयार ही रहता था। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय, गरम है, संभल के लीजिएगा। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा क्या करना है और क्या नहीं। मेरा हाथ। अरे माँ जी, आप ठीक तो है? भाभी, आपने क्यों माँ जी का हाथ जला दिया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो। हाँ, बड़ी बहू ने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे ही हाथ से चाय गिर गई, उसे कुछ मत कहना। मैंने सब देखा। भाभी, आपने किस तरह से माँ जी के ऊपर चाय गिरा दी। आप उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती।
वो कितनी अच्छी है, अब क्यों उनके साथ ये सब कर रही है? तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुम्हारी सास क्या चीज है। बस भाभी बस, अब आपने अगर माँ जी के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं आपके ऊपर सास को टॉर्चर करने का केस कर दूंगी और उसका केस मैं खुद ही लड़ूंगी। तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो रिया, तुम्हें पता नहीं कि ये क्या क्या कर सकती हैं। अरे रिया बहू, सविता को कुछ मत कह, मेरी ही गलती थी। देखा भाभी, अब भी ये आपकी साइड ले रही हैं और आप है कि इनके साथ ऐसा बर्ताव करती है। मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रही हूं, तुम बहुत पछताओगी। कावेरी की चाल काम कर रही थी। रिया की नजरों में सविता एक बुरी बहू थी और कावेरी अपना आखिरी दाव खेलने जा रही थी। हे भगवान, मेरे गले में कुछ फंस गया है, कोई तो मदद कर दो। हाय राम, कोई है क्या? क्या हुआ माँ जी आपको? मेरे गले में कुछ फंस गया है, जरा देखना तो। ठीक है माँ जी। रिया बहू, ये देख, सविता बहू मेरा गला दबा रही है, जल्दी आ बेटा इधर। सविता भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे मैं कुछ नहीं कर रही, ये तो। अरे रिया बहू, ये मेरा गला दबा रही थी, ये मुझे मार डालना चाहती है। सविता भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, अब मैं आप पर केस कर दूंगी। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, सच में ये झूठ बोल रही हैं। क्या हो रहा है ये सब? माँ जी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। माँ जी आप यहाँ साइन कीजिए, मैं अभी इनकी शिकायत करके आती हूँ पुलिस में और इन पर आपको टॉर्चर करने का केस भी कर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी नौकरी बाहर लग गई है, हम वैसे भी इस घर में नहीं रहने वाले। केस तो मैं इन पर करके ही रहूंगी, मैं अभी सारे पेपर्स बनवा लेती हूँ। कावेरी का प्लान काम कर गया था। रिया सारे पेपर्स बनवा लाई थी, लेकिन कावेरी को कहाँ पता था कि आज उसके साथ सच में भगवान ने इंसाफ किया था। अरे अनुज, ये क्या कर रहा है तू? ये घर तेरे पिताजी ने मेरे नाम पर किया है, तू इसे कैसे बेच सकता है? माँ तुमने खुद साइन किया है, देखो इन पेपर्स पर। अरे ये तो इसने मुझसे झूठ बोलकर ले लिए थे। देखो ना अनुज, पहले ही ये बड़ी भाभी पर आरोप लगाती थी, अब मुझ पर भी लगा रही हैं। माँ मैं भैया की तरह आपकी नहीं सुनूंगा, मैं ये घर बेच रहा हूँ बस। ये तो नागिन निकली, इतनी अच्छी बन के मुझे ही डस लिया। माँ जी आपकी ही पसंद थी ना ये नागिन, अब आपने क्या सोचा है? आप यहाँ रहने वाली है या हमारे साथ चल रही हैं? अरे बड़ी बहू, हम दोनों तो सहेलियों की तरह है, तेरा भी मन कहाँ लगेगा मेरे बिना। इनका कुछ नहीं हो सकता। बाय बाय माँ जी, अगर कोई केस लड़ना हो तो मुझे जरूर बताइएगा, आपको फ्री में लड़की दूंगी, ठीक है? अरे कीड़े पड़े तुझे मुंही वकील। बहू तो तुम्हें एक नंबर मिली है, इतना स्वाद खाना किसी रेस्टोरेंट में ना मिले। जाड़े में गर्मा गर्म खाना मिल जाए, और इस बुढ़ापे में क्या चाहिए हमें। बहू की तारीफ तो फट से कर देते हो, पिछले 35 सालों से तो मैं भी तुम्हें खिला रही हूँ, मेरी तारीफ तो कभी नहीं की। और बहू को आए अभी 1 साल नहीं हुआ और उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बुढ़ापे में तुम्हें तुम्हारी पसंद के गोल गोल गर्मा गर्म फुलके मिल रहे। हाँ ये बात तो सही कही, गोल गोल फूले फूले फुलके ही पसंद है मुझे, जो कि बहू के आने के बाद ही खाने को मिल रहा है, वरना जिंदगी भर मैंने दूसरों के लिए ही खाना बनाया है और दूसरों को ही गर्मा गर्म फुलके खिलाए हैं, खुद तो हमेशा बासी और ठंडी रोटी नसीब हुई है। इतने में ही मनीष ईशा को आवाज देते हुए कहता है, ईशा यार, आज कुछ अलग सब्जी बनाओ ना, रोज रोज आलू खाकर मन ही भर गया है, झाड़े में तो सब्जियों का ही मजा है। ठीक है, एक काम करती हूँ, आज पनीर की सब्जी और गरम मटर की कचौड़ी बना देती हूँ। अरे नहीं 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 यार, माँ को फुलके ही पसंद है और इस उम्र में ज्यादा तेल घी उनकी सेहत के लिए सही भी नहीं है। तुम फुलकी के साथ मटर पनीर बना देना। मम्मी जी और पापा जी के लिए मैं गरम फुल्की बना दूंगी और तुम्हारे लिए मटर की गरम गरम कचौड़ी। नहीं नहीं रहने दो, तुम अकेले कितना काम करोगी, बहुत मेहनत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आराम से सब कुछ बना दूंगी। मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या अपने पति के लिए? तो बेकार है मेरा जीवन। आज दोपहर में खाने को यही मिलेगा, तुम दुकान से घर जल्दी चले आना। ये सुनकर ही मुंह में पानी आने लगा है, अब तो घर जल्दी आना ही पड़ेगा। मनीष नहाकर नाश्ता करके दुकान चला जाता है। इधर ईशा रसोई में दोपहर का खाना बनाने लग जाती है। ईशा को सबके लिए खाना बनाना बहुत पसंद है।
आज तो खाना खाकर सब खुश हो जाएंगे, उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। दोपहर होते ही मनीष दुकान से घर आता है और ईशा सबके लिए खाना परोसती है। बहू, सब्जी की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। कचौड़ी देखकर पिंकी कहती है, मैं तला भुना खाना नहीं खाने वाली। तू क्या चाहती है, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो मैंने मनीष के लिए बनाया है, आपके लिए तो गरम फुलकी सेक कर ला रही हूँ। कचौड़ी देखकर अशोक के मुंह से पानी आने लगता है। अब बहू, मैं तो कचौड़ी ही खा लूंगा, तू इतनी मेहनत मत कर। हाँ, तुम तो कहोगे ही, कचौड़ी देख कर रहा नहीं जा रहा होगा ना। अरे काम खाओ ये सब इस उम्र में, मुझे क्या है, बीमार पड़ोगे तो तुम पड़ोगे। अरे खाने तो दो शांति से भाग्यवान। मनीष हंसने लगता है और दोनों बाप बेटे चटकारे ले लेकर कचौड़ियाँ खाने लगते हैं। ईशा पिंकी के लिए गरम फुलके सेक कर उसे देती है। तभी अशोक के घर की बेल बजती है। ईशा दरवाजा खोलती है और देखती है कि गेट पर पड़ोस की एक औरत उर्मिला हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी है। बहू, पिंकी कहाँ है? आइए ना आंटी जी अंदर, मम्मी जी खाना खा रही हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं बस अपने बेटे की सगाई की मिठाई देने आई हूँ। मम्मी जी से मिल तो लीजिए आंटी। उर्मिला पिंकी से मिलती है और उसे अपने बेटे की सगाई के बारे में बताती है। बहुत खुशी हुई जानकर। ए बहू, उर्मिला के लिए प्लेट लगा, अब आई है तो खाकर ही जाना होगा। हाँ, मटर की कचौड़ी और पनीर की सब्जी मेरी ना फेवरेट है। उर्मिला खाती है और तारीफ के पुल बांध देती है। बहू तो लाजवाब खाना बनाती है। मेरी बहू भी पिंकी की बहू की तरह खाना बनाने में माहिर हो तो मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। हाँ हाँ, तेरी बहू भी अच्छी आएगी, चिंता मत कर उर्मिला। बहू एक काम करना, तो कचौड़ी मुझे पैक करके भी दे देना। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। ईशा का रात दिन रसोई में ही निकल जाता है। एक रोज ईशा की फ्रेंड नीता का उसे कॉल आता है। यार ईशा, जब से तेरी शादी हुई है तो बस ससुराल वाली हो गई है। दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं मिलता क्या तुझे? ऐसी बात नहीं है, सब दोस्तों की शादी हो गई, सब अपने में बिजी हैं, तो मैं क्या बोलूं। हम बस सहेलियां आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे, इसलिए मैंने किट्टी चालू करने का सोचा है। हर महीने हम मिलेंगे और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। तू ना बोलने की सोचना भी मत, समझी? कल से ही चालू कर रही हूँ, शाम 4 बजे मेरे घर पर आ जाना। यार मेरा आना ना मुश्किल है, घर के काम और मेरी सासू माँ को गरम फुलके खाने की आदत जो है। कौन सा तू मेरे घर पर बस जाने वाली है? अरे थोड़ी देर की तो बात है। तुझे ना मेरी दोस्ती का वास्ता, तुझे आना ही होगा। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी बस। अगले दिन ईशा किट्टी के लिए तैयार होकर नीता के घर चली जाती है। किट्टी में सब के साथ एंजॉय करते हुए इतनी देर हो जाती है कि रात के 9 बज जाते हैं और ईशा को पता ही नहीं चलता। अचानक जब ईशा फोन देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे यार, बहुत देर हो गई, मुझे ना घर जाकर भी खाना भी बनाना बाकी है। इधर ईशा के लेट आने के कारण पिंकी खाना बना लेती है। एक बार तो ईशा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है रोज तो मैं गरम ही बनाती हूँ, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। अगले दिन जैसे ही ईशा नाश्ता बनाने लगती है, वैसे ही उसकी किट्टी वाली एक फ्रेंड का फोन आ जाता है और वो खाना बनाते बनाते उससे बात करने लगती है। ईशा सबके लिए नाश्ता लगा देती है और पिंकी के लिए गर्मा गर्म फुलके सेकने लगती है। बात के चक्कर में उसके फुलके जल जाते हैं और वो वही जला हुआ फुलका पिंकी को परोस देती है। जला हुआ फुलका देखकर पिंकी का दिमाग खराब हो जाता है। बाहो, दिमाग कहाँ है तेरा? जले हुए फुलके तू दे रही है मुझे? पिंकी की तेज आवाज के कारण ईशा तुरंत फोन रख के कहती है, सॉरी मम्मी जी, मैं अभी दूसरा ला देती हूँ। भाग्यवान, कभी कभी हो जाता है। कोई बात नहीं बहू, आगे से ध्यान रखना। हाँ, कल शाम में भी गायब थी और आज फुलके जले हुए। मुझे गर्मा गर्म गोल गोल फुलके ही पसंद है। फिर भी ईशा हड़बड़ाती हुई रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी फुलके सेकती है और पिंकी को ले जाकर देती है। पिंकी जैसे ही फुलके उलटती है तो देखती है कि ये फुलका भी जला है। रहने दे बहू, मुझे नहीं खाना। पता नहीं क्या हो रहा है, फुलके कैसे जल गए, हे भगवान क्या करूं। इतने में ही नीता का फोन आता है और ईशा उससे बात करने में सब भूल जाती है। दोपहर के वक्त ईशा सोचती है, चावल दाल सब्जी ही तो बनाना है, वो तो तुरंत बन जाते हैं। किट्टी ग्रुप में कॉल करती हूँ और बात करते करते खाना भी बना लूंगी।
ईशा ग्रुप वीडियो कॉल करती है और अपनी किटी फ्रेंड से बात करते हुए खाना बनाने लगती है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप बता ईशा, कैसा लगा तुझे किट्टी ज्वाइन करके? पहले दिन थोड़ी देर हो गई, अब नहीं होगी। इतना तो चलता है। यार मैं तो खाना बनाते बनाते बात कर रही हूँ। अरे मैं भी। ईशा बात में इतनी मशरूफ हो जाती है कि खाने में नमक ज्यादा डाल देती है। जब सब खाना खाते हैं तो ईशा का मुंह देखने लगते हैं। ईशा क्या हो गया है तुम्हें? दाल और सब्जी में कितना नमक है और चावल तो कच्ची ही है। दिन भर फोन पर लगी रहेगी तो क्या होगा? पता नहीं ऐसी कौन सी किट्टी ज्वाइन कर लिया जो दिन भर रसोई में बात में ही लगी रहती है। उसी का नतीजा है ये। ऐसा नहीं है मम्मी जी, एक ही दिन तो हुआ है और आप इतना सुना रही हैं। मेरी फ्रेंड्स ने तो कितनी सारी किटी ज्वाइन की हुई है। एक ही दिन में तो ऐसी हालत कर दी तूने। शांति शांति, सब एक साथ बरस जाओगे तो क्या होगा? उसने भी अभी नई नई किट्टी ज्वाइन की है तो थोड़ा क्रेज होता है दोस्तों से बात करने का। बहुत बहू का पक्ष लेते हो ना। अब आप ही खाओ ये खाना, मुझसे तो एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा। मम्मी जी बस 2 मिनट, मैं अभी सब ठीक करके लाती हूँ। ईशा तुरंत जाकर खाना ठीक करती है, लेकिन कहते हैं ना, खराब को कितना भी ठीक किया जाए वो रहता तो खराब ही है। अब सब सही हो गया है। मम्मी जी खा के देखिए ना आप। और पिंकी खाकर कहती है, लगता है अब जला कच्चा नमक वाला खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए हमें। आपको ही तो जलन हो रही थी कि मुझे रोज गर्मा गर्म फुलके खाने को मिल रहा है। हो गया ना अब। वही खाना सब मुंह बनाकर खा लेते हैं। अब जब देखो ईशा फोन पर अपनी किटी फ्रेंड्स के साथ लगी रहती। दिन बीतने लगते हैं और जब देखो ईशा जला खाना और जला फुल्का ही बनाती। एक रोज उर्मिला पिंकी के घर आती है। पिंकी, तेरी बहू बहुत अच्छे गोल गोल गरम गरम फुलके बनाती है। वैसे ही फुलके मेरी बहू को बनाना सिखा देगी क्या? अरे क्या सिखाएगी? ये बहुओं से ना कुछ कहना ही बेकार है। अब तो वो किट्टी वाली हो गई है। मुझे ही गरम फुलके नसीब नहीं होते। उर्मिला अपने माथे पर हाथ रख लेती है। तेरी बहू भी किट्टी में लग गई, तब तो हो गया। उर्मिला वहां से चली जाती है और तब ईशा वीडियो कॉल पर अपनी किटी फ्रेंड से बात करते हुए चाय लेकर आती है। उर्मिला आंटी चली गई? मैंने तो उनके लिए गरम फुल्की और आलू दम की तैयारी भी करके रखी थी। हाँ वो तो चली गई। ठीक है मम्मी जी, तो आप ही आलू दम और गरम फुल्की खा लीजिए। वैसे भी दोपहर के खाने का वक्त हो ही गया है। ठीक है, तो अपने ससुर जी और मेरा खाना लगा दे। पिंकी खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि आज उसे गोल गोल गरम गरम फुल्के खाने को मिलेंगे। ईशा खाना लगाती है और साथ ही वीडियो कॉल पर बात करती रहती है। पिंकी जैसे ही फुल्के खाने के लिए पलटती है, देखती है कि फुल्के तो जले हुए हैं। पिंकी अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, लगता है जब तक ये किट्टी चलेगी तब तक जले फुलके ही खाने को नसीब होगा।